आप सबका बहुत स्वागत है। अनिल सर, आपसे सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहले भी कई सेशन हम आप इस पर कर चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। बदलाव क्या हम उस तरीके से देख पा रहे हैं? कंप्लायंस वैसा हमको दिख रहा है? अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन फिर भी उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मैं ये कि इसलिए बहुत सारी बातें, अगर जब आप दूसरे देशों से अपने आप को हम कंपेयर करते हैं स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन को लेकर, तो थोड़ा अभी भी हम कहीं ना कहीं लैग करते हुए दिखते हैं या उस तरीके से आगे बढ़ते नहीं देखते। कैसे ये पूरा सिनेरियो है, ज़रा एक बार बताइए। देखिए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, उस समय से अभी तक यानी करीब करीब 4-4.5 साल हो चुके हैं और धीरे धीरे कौशल विकास योजना या हम जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो होती है, शिक्षा व्यवस्था, उसमें कैसे लोगों को जोड़ना है कौशल के साथ, इसके बारे में कार्य शुरू हुआ है। लेकिन फुल्ली सेटिस्फाइड है क्या? अभी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में आज भी ये सारी चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन मैं 2 चीज़ों को बताना चाहूँगा। एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जो नीति आयोग के तरफ से टिंकरिंग लैब्स की शुरुआत हुई, 10,000 स्कूलों में टिंकरिंग लैब्स आज है। और वहाँ जब स्टूडेंट जाते हैं, जब 6ठी क्लास के, 8वीं क्लास के, और उनके हाथ में जब अलग अलग इक्विपमेंट टूल्स मिलते हैं, तो वो जो जैसे तोड़ फोड़ करते हुए जो सीखते हैं, उससे समझ में आता है कि छात्रों में उसके कौशल के बारे में रुचि तो है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम ज़रा कम था। तो इस बजट में जब बताया गया है कि अगले 5 साल में और 50,000 ऐसे टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके तहत 6ठी कक्षा से ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हमको स्किल एजुकेशन देना चाहिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जनरल एजुकेशन विदाउट स्किल्स इज़ फ्यूटाइल, स्किल एजुकेशन विदाउट जनरल एजुकेशन इज़ इक्वली यूजलेस। तो दोनों का जोड़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस पे ऊपर बहुत सारा जोर दिया हुआ है। ये अहम बात आप कह रहे हैं सर। डॉक्टर हरिओम सर, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में एक बड़े विजन के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है और जो बात अनिल सर कह रहे हैं, क्या उस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? एक तो हो क्या रहा है, पहले वो सिनेरियो भी बताइए, कैसे नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि जिस स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन दोनों के समन्वय की हम बात कर रहे हैं वो ज़मीन पर उतरता दिख रहा है? फ्यूचर का प्लान क्या है? और जो बातें सर कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा और नॉर्मलाइज करना होगा, चीज़ों को जोड़ना होगा, उस पर हम फोकस कर रहे हैं क्या? डॉक्टर अनिल जी ने चूँकि ज़िंदगी आपने शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और उसको कौशल से जोड़ने में अपनी गुजारी है, तो आपके अनुभवों का फ़ायदा हम सभी लोग उठाते रहते हैं, हमारी सरकार भी उठाती है। लेकिन जहाँ तक स्कूली शिक्षा को कौशल से जोड़ने की बात है, तो मैं बताना चाहता हूँ पैनल को भी और ऑडियंस को भी कि जो हमारा विभाग है वो एक प्रोजेक्ट प्रवीण करके एक कैंपेन चला रहा है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे तो 16-17 से हमने इसको शुरू किया था जी। लेकिन अभी जो है हमने लगभग 200 जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं उसमें 25,000 के आसपास स्टूडेंट को एनरोल किया इस साल। जो पिछला साल गुजरा है उसमें हमने 100 करोड़ के आसपास का एक बजट रखा हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में पढ़ने वाले क्लास 9th और 11th के जो बच्चे हैं उनको एक कोई स्किल जो उनकी इच्छा की स्किल है उसको देने की एक कैंपेन शुरू करी है। और वो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लगभग 60 ज़िले हमारे कवर हो चुके हैं। 15 ज़िलों में चूँकि विलिंग हमारे पार्टनर्स नहीं आए जो ट्रेन कर सकते थे, नहीं तो ये पूरा प्रदेश के सभी ज़िलों को हमें कवर करना है प्रोजेक्ट प्रवीण के कैंपेन के आधार पे। उनको एक स्किल देनी है और 1 साल से 2 साल जब तक पढ़ने के साथ साथ एक स्किल को दिया जाए, जैसे ही वो स्कूल से बाहर जाएँ तैसे उनके पास कमाई का एक ज़रिया हो, एक स्किल हो, एक कौशल हो। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस लाइन पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ एक कोई हुनर सीखने की बात है, तो वो उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे इस कैंपेन को, इस प्रोग्राम को और बढ़ाएंगे। लगभग सभी गवर्नमेंट स्कूल्स पहले हम उसमें शामिल करेंगे, उसके बाद फिर प्राइवेट की तरफ भी बढ़ेंगे। पहली बात तो ये कौशल विकास के लिए जो नेशनल फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हो जो ग्राम विकास विभाग की तरफ से संचालित है, और बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिसमें ग्रामीण स्तर के जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो बच्चे हैं उसमें ख़ास तौर से जो शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज़ और विमेन का एक बड़ा उसमें एक हिस्सा है जी, दिव्यांगों का, उसको हम पिछले 6-7 सालों से चला रहे हैं।
1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलवा चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, PMKVY जिसको हम कह रहे हैं, PM विश्वकर्मा योजना है, अप्रेंटिसशिप स्कीम है, इंटर्नशिप स्कीम है। तो ऐसी स्कीम्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास जी सर। जिसको कौशल विकास जो विभाग है वो संचालित कर रहा है। लेकिन कुछ दिक्कतें भी आती हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था डॉक्टर साहब। अगर कमी नहीं है हाँ। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या एक्सेप्टेंस इंडस्ट्री में उस तरीके से नहीं हो रही है, या इंडस्ट्रीज की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए उन युवाओं के लिए? भाई सरकार पाठ्यक्रम बना सकती है, पढ़ा सकती है, तैयार कर सकती है, उससे जोड़ रहा हूँ मैं इसको। देखिए, उसमें दिक्कतें कई तरह से आ रही हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई एक इकोसिस्टम क्या है, एक इंडस्ट्री की, स्किलिंग की, मार्केट की एक इकोलॉजी होती है। उसमें एक है लीगल फ्रेमवर्क, जिसको हम कह सकते हैं कि हम स्कीम बना सकते हैं। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ही आपको ले चलें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू लाइफ है जी। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है वो, दैट इंक्लूड्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। Yes. अब डिग्निटी तो तब तक नहीं आएगी जब तक आपके पास आमदनी नहीं आएगी, रोजगार नहीं आएगा, आपका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, आप सशक्त नहीं होंगे। तो आपको राइट टू लाइफ तो दे दिया, लेकिन वो हालात नहीं दिए यस। कि आप अपने परिवार को, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से संचालित कर सकें। तो आपको स्किल पे तो लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है, स्कीम्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो सोशल फ्रेमवर्क है, सोशल फ्रेमवर्क में हमको लगता है कि भाई हाथ से काम करना एक छोटा काम है, वाइट कॉलर्ड होना अच्छी बात है, हायर एजुकेशन में जाना अच्छी बात है, रिसर्च करना, कोई सरकारी नौकरी कर लेना, लेकिन स्किल में आना जो कि हाथ का काम है, हुनर है। तो सर ये जो एफर्ट्स हैं अभी, मतलब वी आर रियली थैंकफुल कि वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटकम्स। एजुकेशन हैज़ मोस्टली बीन अबाउट द इनपुट्स, इनपुट ड्रिवन ज़्यादा होती थी। तो हाउ डू यू सी दीज आउटकम्स इन द नेक्स्ट 22 ईयर्स, दैट इज़ इंडिया एट 2047? ये जो एफर्ट्स हैं हमारे। मैं डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे जी के विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि इसको सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिए। जैसे अभी प्रोजेक्ट प्रवीण जो है वो 9th से शुरू कर रहा है, हालांकि बहुत छोटे बच्चे स्किलिंग उस तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन सॉफ्ट स्किलिंग उनको समझ में आ सकती है। जैसे अभी तमाम हमारी जो बेसिक रोबोटिक्स, कोडिंग, डेफिनेटली मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको काम आता है जी, लेकिन आप आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं जानते, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको एक नए सेटअप में, अगर यूपी से बच्चे को हम साउथ में भेज दें तो उसको वहाँ का सेटअप नहीं समझ में आता है, वो अपनी बात जो है वो समझा नहीं सकता और एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रीज की बात समझ नहीं सकता जी। तो सॉफ्ट स्किलिंग में भी उसको हमें पढ़ाना होगा। जैसे बाहर, यहाँ से बाहर बच्चा जाता है विदेश, तो सॉफ्ट स्किल भी एक स्किल है, उसको भी इसमें जोड़ना चाहिए। और इंडस्ट्री जो आपने कहा कि इंडस्ट्री का मुझे लगता है कि प्रोएक्टिव रोल अभी नहीं है उस तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं। वो इस बात से भी साबित है कि जो हमारी अप्रेंटिसशिप स्कीम है, नैप्स है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है, और PM इंटर्नशिप स्कीम है, उसमें जो वैकेंसीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत ही मेगर हैं। अगर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी जो इंटर्नशिप की जो वैकेंसीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो 7,000 है मात्र, और सिर्फ 94 ऐसी ही कंपनियां हैं जिन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने पोर्टल पे अपलोड करी हैं। ओके। तो वो बहुत ही कम है, तो उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। उनको अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रोल में आना चाहिए, उनको हमारे जो मैन पावर है उसको खुद भी स्किल अप करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि अंततः वही उसको यूटिलाइज करते हैं जी। और उनका जो मिनिमम वेजेज है उसको कम से कम जो कानूनी एक मिनिमम स्टैंडर्ड है उससे ऊपर रखना चाहिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और जाहिर सी बात है क्योंकि एक स्टेज से निकलने के बाद जब युवा दूसरे स्टेज पे पहुंचता है तो उसके पास सामने दूसरी समस्या खड़ी होती है।